ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर हमारे विद्यालय से ऑनलाइन क्लासेस जा रही हैं। किसी कारणवश विद्यालय बंद हो गए हैं, आप सभी जानते हैं। तो समय वेस्ट ना हो इसके लिए हमने डे 1 से ही यानी आज से ही आपके पास अपना जो मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, पहुंचाना शुरू कर दिया है। तो उसके तहत आज मैं एक रिवीजन वर्क में चैप्टर नंबर 5 आपका अंतरा से ज्योतिबा फूले ले रही हूँ। हालांकि मैंने क्लास में इसको ऑलमोस्ट आई थिंक 80% एक्सप्लेन कर दिया है, बट कुछ थोड़ा सा रह गया है, तो मैंने सोचा एक बार फिर से आपको बता दूं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ज्योतिबा फूले मैंने आपको बताया था किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हमारे यहाँ जो बालिकाओं का सर्वप्रथम जो शिक्षा का अभियान जो है उन्होंने ही शुरू किया, लड़कियों ने जो पढ़ना शुरू किया उनके प्रयासों के तहत ही शुरू किया। लेकिन जो ये रचा है, जो लिखा है, जिसने लिखा है, सबसे पहले मैं चाहूंगी हम उस पर प्रकाश डालें। तो जो ज्योतिबा फूले जो चैप्टर है सुधा अरोरा जी ने लिखा है, सुधा अरोरा जी इसकी लेखिका हैं। तो उनके विषय में, उनके जीवन पर, उनके साहित्यिक परिचय पर भी थोड़ा सा हम प्रकाश डालेंगे। बच्चों, जो सुधा अरोरा है उनका जन्म 1948 में लाहौर में, पाकिस्तान में, जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां पर हुआ था। उच्च शिक्षा उनकी कैलकाटा विश्वविद्यालय से हुई और उसके लिए उन्होंने जो कॉलेज है 1969 से 1971 तक का अध्यापन, उनका जो उच्च शिक्षा उन्होंने ली, इस समय में ली। और महिला संगठनों के लिए उन्होंने अनेकों कार्य किए, बहुत कार्य किए। और इसी के तहत उन्होंने एक जो संस्मरण लिखा ज्योतिबा फूले, जो आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद अगर साहित्यिक परिचय की हम बात करें तो प्रकाश डालेंगे सुधा अरोरा ने कथा साहित्य में अपना विशेष योगदान दिया है, किंतु कविता, आलेख, आत्मकथ्य, संस्मरण, डायरी लेखन और विधाओं में उन्होंने लेखनी उनकी ज्यादा समृद्ध है। वो ज्यादा अच्छा उसमें लिखती हैं और हृदय को छू जाता है। इनकी कहानियां हैं, जैसे कहानियां हैं, और उसके अलावा उन्होंने बहुत सी भाषाओं में कहानियां लिखी हैं, जैसे अंग्रेजी है, फ्रेंच है, पॉलिश है, चेक है, जापानी है। सारी जो भाषाएं हैं उन पर इनका एकाधिकार था, समान एकाधिकार था, और सभी भाषाओं में उन्होंने अपनी रचनाओं को हम तक और भी लोगों तक पहुंचाया है। उनकी जो सर्वप्रथम जो एक साहित्यिक स्तंभ है, साप्ताहिक स्तंभ था वामा, वो बहुत चर्चित रहा है, जिसमें उनकी रचनाएं आती थी। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हैं स्त्री विमर्श के रूप में आक्रामक ना होकर सहज और संयत है। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बहुत लेख लिखे, लेकिन कहीं भी वो आक्रामक नहीं हुई। बहुत ही सहज शब्दों में उन्होंने अपनी बात को हम तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो इसी उसमें जो है इन्होंने ज्योतिबा फूले जो है उनके विषय में लिखा है। तो और जो उनकी भाषा शैली की अगर हम बात करें तो बहुत ही सरल और प्रभावपूर्ण उनकी शैली है, और उनकी जो रचनाएं हैं अत्यंत रोचक हैं, मन को छूने वाली हैं, मर्मस्पर्शी हैं, और सभी का अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने में सक्षम है। उर्दू जो शब्द हैं उनका इन्होंने काफी प्रयोग अपनी भाषा में, अपनी रचनाओं में, अपनी लेखनी से किया है। तो बात करते हैं ज्योतिबा फूले, जो पाठ का सार है, हम आज उसको थोड़ा सा जानने का प्रयत्न करेंगे। तो हम स्टेप वाइज इसको लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ज्योतिबा फूले के विषय में प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एक अच्छे समाज सुधारक और एक अच्छे व्यक्ति। समाज सुधारक अच्छे कैसे हैं? बच्चों, ज्योतिबा फूले जो हैं उन्होंने भारत के सामाजिक विकास के लिए बहुत कार्य किए। जो आंदोलन जो हुए उनमें उनकी जो है सक्रिय भूमिका रही है, जिनमें जिन 5 समाज सुधारकों के नाम आते हैं आप जानते हैं, लेकिन उनमें ज्योतिबा फूले का नाम नहीं लिया जाता। इसका कहीं ना कहीं एक कारण रहा, जो इस सूची को जिन्होंने बनाया वो उच्च वर्ग को बिलोंग करते थे, जो हाई सोसाइटी और उच्च वर्गीय समाज के प्रतिनिधि थे। और जो ज्योतिबा फूले थे वो एक निम्न वर्ग से, यानी एक एसटी वर्ग से वो आते थे, जिस वजह से लेखिका का ये मानना है कि शायद इसी वजह से इनका नाम जो है समाज सेविक जो सेवक रहे हैं 5 विश्व प्रसिद्ध हमारे देश के, उनमें इनका नाम शामिल नहीं किया गया है। यानी कहीं ना कहीं
लेखिका ने एक व्यंग किया है उन लोगों पर जो उच्च वर्ग को प्रतिनिधित्व करते हैं, उच्च वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, कि वो निम्न वर्ग के व्यक्ति को अपने साथ कहीं ना कहीं उन्होंने जोड़ने का प्रयास नहीं किया। जो ज्योतिबा फुले हैं उन्होंने बहुत ऐसे कार्य किए। अब अगर आगे बढ़े तो वर्ण, जाति, वर्ग व्यवस्था के विरोधी भी हो रहे हैं। हमारा देश शुरू से ही वर्ण व्यवस्था का गुलाम रहा है। मान लीजिए, अब वर्ण व्यवस्था कैसे, वही वो ब्राह्मण है, वो क्षत्रिय है, वो वैश्य है, वो शूद्र है। और जिस समय में ज्योतिबा फुले ने ये बिगुल बजाया, हमारा जो ये वर्ण विरोधी जो बिगुल बजाया, उस समय तो जो वर्ण व्यवस्था है बहुत ही बुरे तरीके से पूरे देश में फैली हुई थी। हर तरफ अगर आप किसी भी काम को करने से पहले उसका वर्ण उससे पूछा जा रहा था, उसकी जाति उससे पूछी जा रही थी, उसके बाद ही उसको काम करने का मौका दिया जाता था। प्राचीन समय में अगर मैं बात करूं, अगर राजा महाराजाओं की बात करूं या अपने और किसी काल की बात करूं, तो उस समय जो है बच्चों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्णों में हमारे पूरी समाज को बांट दिया गया था। क्षत्रियों का जो कार्य होता था वो शिक्षा का होता था। उनको केवल शिक्षा देनी है और उन्हीं का उस पर एक अधिकार भी था। शिक्षा पर प्राप्त करने का भी अधिकार उनका ही था, देने का अधिकार उनका था। जो पूजा के कार्य होते थे वो सारे ब्राह्मण लोग किया करते थे। उसके बाद आता है क्षत्रिय। क्षत्रियों को जो दिया गया, जैसे राजपाट संभालना है, व्यवस्था को देखना है सारे समाज की, उन पर रियासतें सुनी होंगी आप लोगों ने। रियासत कालीन अगर मैं बात करूं तो उस समय में यही वर्ण व्यवस्था चल रही थी। तो उनका कार्य था पूरा जन प्रतिनिधित्व करना। उसके बाद आते हैं वैश्य। वैश्य में आते थे बच्चों, जैसे ये अग्रवाल हैं या जो भी लोग आते थे, उनका कार्य होता था व्यवसाय करना। अब तो व्यवसाय का कोई कास्ट ही नहीं रह गया है। अब तो कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट हमारी इसमें हुआ है। और उसके बाद जो सबसे शोचनीय अवस्था थी, जो सबसे गंदी अवस्था थी, जो सबसे दयनीय अवस्था थी, वो थी शूद्रों की। तो इस शूद्रों का कार्य था केवल सेवा करना और केवल सेवा ही करना। ना वो किसी मंदिर में जा सकते थे, ना मस्जिद में जा सकते थे, ना किसी के घर जा सकते थे, ना किसी के सामान को हाथ लगा सकते थे, ना उन्हें वोट देने का अधिकार, वोट तो उस समय छोड़िए, ना उन्हें अपने कोई विचार व्यक्त करने का अधिकार था, ना शिक्षा लेने का अधिकार था। यानी इवन आप समझिए, उस समय अगर वो पानी भी लेने के लिए कुएं पर जाते थे तो वो खड़े रह घंटों इंतजार करते थे, कोई आएगा अपने लिए पानी लेने तो मुझे भी थोड़ा सा पानी दे देगा। सोचिए कितनी भयंकर व्यवस्था रही होगी। उसके लिए जो आवाज उठाई वो ज्योतिबा फुले ने उठाई। उनका मानना था कि कोई ऐसी व्यवस्था देश में नहीं होनी चाहिए। इसके वो घोर विरोधी रहे हैं। आदर्श परिवार की अवधारणा। आदर्श परिवार आज के जमाने में जो आदर्श परिवार हो कैसा होता है कि भाई पति हो, पत्नी हो, 2 बच्चे हो और शायद दादा दादी हो, एक आदर्श परिवार माना जाएगा। लेकिन ज्योतिबा फुले उस समय में बड़े मॉडर्न, मैं कहूंगी, विचारधारा के थे। उनका मानना था कि उनके परिवार में सारे ही जाति के लोग हों तभी आदर्श परिवार बनेगा। कैसे? जैसे पिता बौद्ध हो, माता ईसाई हो, बहू मुस्लिम हो और बेटा सत्यधर्मी हो। तो ऐसा तो पॉसिबल आज भी नहीं है। अगर हमारे किसी घर में अगर 4 जाति के लोग होंगे तो आस पड़ोस वाले ही उसको कहीं ना कहीं हास्य का पात्र बनाकर रख देंगे। बट कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उनकी इस भावना को हम ध्यान दें कि उनका ये मानना था कि अगर चारों धर्म के लोग एक परिवार में होंगे तो हम उस चारों धर्मों का हम सम्मान कर पाएंगे। तो इसलिए आदर्श परिवार की ऐसी अवधारणा की जिसमें चारों जाति के लोग हों। अब ये बात होती है, अब है ब्राह्मणी मानसिकता का विरोध। ब्राह्मण जो लोग होते थे, मैंने पहले भी आपको बताया, वो लोग अपने आप को तो बिल्कुल शिरोमणि समझते थे। ज्योतिबा फुले ने इसका घोर विरोध किया। उन्होंने तो एक ऐसे मंत्रों की भी रचना की जिसमें विवाह के समय किसी पंडित की आवश्यकता ही ना हो, जिसमें पंडित की आवश्यकता बिल्कुल हो ही ना। और ऐसे मंत्रों का उन्होंने
निर्माण किया, जिसमें पत्नी और पत्नी समानता के वचन एक दूसरे को दें। वो भी इसमें मंगलाष्टक के नाम से उन्होंने ऐसे मंत्रों की रचना की। आप कहीं सर्च करेंगे तो मे भी आपको मिल जाएगा। स्त्री समानता को प्रतिष्ठित करना। स्त्री समानता, बच्चों, स्त्री समानता जो शायद आज कहीं ना कहीं हम देखें तो मैं जिस माहौल में अब जी रही हूँ, आप जी रहे हैं, जिसका आप प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, मैं भी हूँ, तो कहीं ना कहीं अब स्त्री पुरुष की जो दर्जा है, मैं 50-50 नहीं कहूँगी, बट कहीं ना कहीं 80 और 100 का आया है। अब कहीं ना कहीं एक स्त्री को भी वही सम्मान दिया जा रहा है जो एक पुरुष जिसका अधिकारी आज तक होता था। इसका सपना जो है ज्योतिबा फूले ने बहुत पहले देखा। उनका ये मानना था कि जो अधिकार पुरुष को है, स्त्री को भी वही होने चाहिए। तो कितने सुंदर उनके विचार रहे, इस बात से हम देखने का प्रयास करेंगे।